These are characteristics of ionic compounds. लिखा आर्टिकल नेम आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं आयनिक यौगिकों की विशेषताएं। यौगिकों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड आयनिक कंपाउंड्स। नोट कर लें हेडिंग। जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक बॉन्ड, उनमें कौन कौन सी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखना है, क्या विशेषताएं हैं। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, कंपटीशन फेवरेट। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत आती है कॉम्पिटिशन में। अगर रुकिए इस बात को रस समझते हैं, पहले तो इस वर्ड को क्लियर कर लीजिए। हमारा नॉन डायरेक्शनल का मतलब डायरेक्शनलेस, तो दिशा नहीं, इसको हिंदी में दिशाहीन कहते हैं। अब आपको सुनना, पहले 1 मिनट रुक जाओ। मेरे पास एक सोडियम आयन है, एक क्लोराइड है। वे हम सबको पता है ये आपस में अट्रैक्शन करेंगे, आकर्षण करेंगे। बात को सुनना, देखो सुनो, ये इसके पास आ रहा है, बताओ ये किधर से आए? किधर से आए? कहीं से भी आए। इसका आंसर है कहीं से भी आए। फैक्ट है ये, इसके लिए कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। आप यहाँ कोचिंग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, आपको किस रास्ते से आना ये आपकी मर्जी है, जो आपको सूट करे वहां से आओ। कोचिंग को रेस्ट्रिक्शन लगाना कि इस रास्ते से आना, ऐसी यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं से भी आए। देखो इस बात का हमारे को बहुत अच्छा सबूत है, ध्यान दें। हमारे पास एक कंपाउंड है मीथेन, इसके अंदर आयनिक बॉन्ड नहीं है। देखो इसकी क्या खास बात है, इस मॉलिक्यूल की एक शेप है टेट्राहेड्रल, हम भी पढ़ेंगे। इस मॉलिक्यूल में एक एंगल है, देखो आप, ये सब पढ़ना है हमें। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ना NaCl में शेप है, ना NaCl में एंगल है। ना शेप ना एंगल, इसका मतलब क्या है? बताओ क्या है? इसका मतलब बॉन्ड डायरेक्शन लेस है, डायरेक्शन नहीं। देखो सोच के देखो ना, वो मॉलिक्यूल है, उसमें तो शेप है, उसमें तो एंगल है, यहां क्यों नहीं है? यहां ना होना इस बात को प्रूव कर रहा है कि हमारी लाइन बिल्कुल सही है। ये लाइन बिल्कुल सही है, नॉन डायरेक्शनल। बताओ, सोच के देखो, अगर डायरेक्शन होती तो कोई ना कोई तो एंगल होता, कोई ना कोई तो शेप होती। जब एंगल नहीं, कोई शेप नहीं, तो ये इस बात का प्रूफ है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि ये बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है? आई बात सबको समझ। किसी आयनिक कंपाउंड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई एंगल नहीं होता। कोवलेंट कंपाउंड में होता है, जैसे मीथेन है। अभी वाटर मोलिक्यूल बनाऊंगा मैं, अभी करेंगे हम लोग की थ्योरी भी। वाटर मोलिक्यूल वी शेप्ड होता है, वाटर मोलिक्यूल में ये एंगल होता है। ये सब सीखना है आपको, भी आने वाला है ये। देखो इन सब के जो शेप से एंगल है, यहां क्यों नहीं है? यहां ना होना इस बात को क्लियर शो कर रहा है कि बॉन्ड कैसा है, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल, दिशाहीन। जैसे हम एक 12th के बच्चे से पूछते हैं, ऐसे ही डिस्कस करते हैं अपने कॉलेज में सर्वे करके, तुम 12th के बाद क्या करोगे? तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अभी कुछ नहीं पता, हम पहले 12th तो पास कर लें। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं वो कौन है? सारे के सारे डायरेक्शनलेस। डायरेक्शन ही नहीं है उनके पास, कोई उनका गोल ही नहीं है, कोई प्री डिसाइडेड ही नहीं है, बस जो होगा देख लेंगे। और कई लोग बिल्कुल फिक्स होता है, क्लास 8th में ही सोच लिया कि मेरे को तो भी नीट ही क्रैक करना है, लाइफ में कुछ और नहीं करना, डॉक्टर ही बनना है। ऐसे लोग भी होते हैं। देखो ये है डायरेक्शन वाले बच्चे, प्लानिंग से काम कर रहे हैं। यहाँ पे प्लानिंग ही नहीं, डायरेक्शनलेस। तो नोट करो, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, लिख लीजिए इसको। एन आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, दिशाहीन होता है। सबूत आपके सामने है, इसका प्रूफ आपके सामने है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुपर लाइन है ये, देखो सोचने वाली बात है, बहुत काम की बात। दिशाहीन। चलो आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट। ये सब लिखना नहीं होता, कोई इसको लिख रहा हो पता नहीं क्या क्या कर रहा है, ये क्या लिखने वाली बातें तो है ही नहीं। वो सेंटेंस लिख के बस खत्म करो कहानी। दूसरा पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो इसका मतलब समझो आप, जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, वो क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। आपने कभी प्रैक्टिकल लाइफ में कॉमन सॉल्ट देखा होगा, नमक देखा होगा। ये जो नमक हम घर पे इस्तेमाल करते हैं वो पिसा हुआ होता है, क्रस्ट है, अदरवाइज तो नमक के क्रिस्टल मिलते हैं। अब मार्केट से नमक क्रिस्टल मिलेंगे, नमक क्रिस्टल फॉर्म में होगा। हर एक आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल फॉर्म में होगा, हर एक आयनिक कंपाउंड। लैब में कभी जाएंगे ना, तो आयनिक कंपाउंड को ना आपको पीस के देते हैं, वरना तो वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। क्यों होता है?
क्यों होता है? मान लीजिए हमने NaCl का एग्जांपल लिया, ये क्यों बना क्रिस्टल, ये ठोस? पता क्यों? इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या प्ले कर रही थी? क्या प्ले कर रही थी? क्या प्ले कर रही थी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत स्थैतिक बल। वैद्युत स्थैतिक बल ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या करेगी? सब मॉलिक्यूल को जोड़ देंगी और उसको ऑर्डर्ड वे में ले आएंगी, ऑर्डर्ड सिस्टमेटिकल बना देंगी। इसलिए कंपाउंड कौन है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। बोला आ रहा है समझ? जैसे मान लेते हैं, मान लो ये हमारी दीवार है, अगर हम दीवार को प्रॉपर देखें ना, अंदर से इसको उतारने के बाद, तो सिस्टमेटिकल ईंटें लगी हुई होंगी, उनके बीच में ना सीमेंट काम कर रहा है, मजबूत चोप चिपका रखा है उसमें। जैसे वहां पे सीमेंट काम कर रहा है, ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इस फोर्स की वजह से ये क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसका प्रॉपर रीजन भी लिख लो। किसी ने असर्शन रीजन पूछा तो बता देना उसको, लिख लीजिए। आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, बड़ी कॉमन सी बात है। तो इन्हें क्रिस्टलीय ठोस किसने बनाया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने बनाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स, डन हो गया? अब कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सुना कभी आपने? उच्च गलनांक, उच्च कप्तांक है। आयनिक कंपाउंड शो हैव कर दो कुछ भी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि गलनांक कप्तांक उच्च होते हैं। गलनांक कप्तांक उच्च, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेल्ट भी करना मुश्किल और बॉयल भी करना मुश्किल। क्यों? क्यों? रीजन वही है, इनके अणुओं के बीच में, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या प्ले कर रही है? बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, विद्युतस्थैतिक बल। ये जो बल कार्य कर रहे हैं ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग। अब जब ये काम कर रही है तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट तो हाई मिलेगा मिलेगा। यही सेम लाइन रीजन भी है इसका। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। एक साथ कॉपी कर लेते हैं। चौथा पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स की एक खास बात और होती है। आयनिक कंपाउंड्स ना पानी में सोल्यूबल होते हैं जनरली। आयनिक कंपाउंड्स आर वाटर सोल्यूबल, पानी में घुल जाते हैं। कहते हैं ना, पानी में अत्यधिक घुलनशील होते हैं, है ना? आपने पढ़ा होगा कभी इतनी क्लासेस में। वाटर सोल्यूबल क्यों? हाँ, क्योंकि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? पोलर, ध्रुवीय होते हैं, ध्रुवीय। और जल भी कैसा होता है? वाटर भी कैसा होता है? पोलर। अब ध्रुवीय ध्रुवीय में घुल जाता है। वेल नोन सी स्टोरी है, आती है बस सबको ये। इसलिए हर एक आयनिक कंपाउंड पानी में घुलनशील है, ध्रुवीयता की वजह से, मतलब ध्रुवीय होने की वजह से। ध्रुवीय, जिसको पोलर कहते हैं। आपने कभी एक फ्रेज सुनी होगी, इंग्लिश में एक फ्रेज होती है, लाइक डिजोल्व लाइक। जब दो चीजें एक जैसी होती है ना, तो आपस में घुल जाती है। दो दोस्त है, दो दो स्टूडेंट है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो पक्के दोस्त बन जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे होता है, ये भी पोलर, ये भी ध्रुवीय, और ये भी ध्रुवीय। तो ध्रुवीय ध्रुवीय में क्या होता है? सोल्यूबल, घुलनशील। नोट कर लो इसको आप। इन सबके ना एसर्शन रीजंस बनते हैं, इनके ऊपर एसर्शन रीजंस आएंगे, तो उनको यही रीजन के साथ एक्सप्लेन कर देना प्रॉपर। ठीक है बच्चे? तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का रीजन, क्यों क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये सब पता होना चाहिए आपको अच्छे से, विदाउट नाउंस। और ठीक है, पानी में सोल्यूबल, जल में अत्यधिक घुलनशील, हाईली सोल्यूबल। तो हाईली सोल्यूबल के पीछे रीजन है पोलैरिटी। आयनिक कंपाउंड भी पोलर और जल भी पोलर, ध्रुवीय ध्रुवीय। जब दोनों ध्रुवीय हैं तो आपस में घुलेंगे घुलेंगे, नो डाउट एट ऑल। बोलो सब अच्छे एग्री हो, तो कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी, ये अच्छे से आना चाहिए, बातें ही नहीं। पहले स्टूडेंट्स क्लियर हो गए? करिए, आराम से कॉपी कीजिए विथ प्रॉपर रीजन। अगला पॉइंट देखिए, सुनिए। हो गया? सबने कॉपी कर ली? देखो अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बनता है, बहुत अच्छा पॉइंट है। आयनिक कंपाउंड्स रिएक्ट वेरी फास्टली। देखो आयनिक कंपाउंड की एक विशेषता ये होती है, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट वेरी फास्टली।
मतलब बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करना, रिएक्ट वेरी फास्टली, बहुत जल्दी से अभिक्रिया करते हैं, बहुत तेजी से। अब सुनो, देखो इसका कारण सुनो। देखो, देखो आपको एक बड़ा अजीब सा आंसर मिलेगा यहाँ पे, मैं एक लाइन लिखूंगा, देखो आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा। द फैक्ट इज दैट, सच्चाई ये है, आयनिक बॉन्ड इज नॉट अ बॉन्ड। देखो 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 कितनी अजीब सी लाइन बोल रहा हूँ। आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड ही नहीं है, मतलब आयनिक बंध कोई बंध ही नहीं है, कहने का मतलब ये है। क्यों? अब सुनो क्यों। पता है, ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये तो प्लस माइनस का अट्रैक्शन है। देखो, Cl माइनस कैसे पूछते हैं कि तुम Na प्लस के पास क्यों है, ये कह रहा है मेरा Na में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो मैं मजबूरी में आ रहा हूं, क्योंकि मेरे पास माइनस चार्ज है, उसके पास क्या प्लस, ऐसी प्लस कह रहा है, मैं माइनस के पास आ रहा हूं। देखो बात को समझो आप, इनके बीच में कोई इंटीमेसी नहीं है, कहते ना इंटीमेसी, कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ एक प्लस माइनस का अट्रैक्शन है। जैसे मान लो अभी आप इसके पास सिल्वर नाइट्रेट ले जाओ, तो पता ClO क्या लगेगा, यार ये तो बेकार है, इससे बॉन्डिंग करना बेकार है, इससे कर लेता हूं, इसके पास चला गया। देखो आप, क्यों चला गया, क्योंकि उसकी वहां पे कोई इंटीमेसी थी नहीं। आप समझो, देखो इंटीमेसी वर्ड को समझने की कोशिश करो। ऐसे ही Na प्लस क्या है, क्या ये गया तो गया, मैं इससे बॉन्डिंग कर लूंगा। तो ये आयनिक बॉन्ड की खास बात है। देखो समझो आप, आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं, जैसे आप एक बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आता है हमारी क्लासेस में, ध्यान देना। अब मान लो किसी ने कुछ कह दिया, जो हमारे सर है उन्होंने कुछ कह दिया, वो बच्चे ने छोड़ दिया, यार मैं कल से नहीं आऊंगा, इसका मतलब है कि उसका कोई इंस्टीट्यूट से इंटीमेसी नहीं है। सीधी सी बात है, कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, मतलब एक उसको लग रहा है कि ठीक है नई क्लास चलती ना चले, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। तो जो बोलता है ना मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। यही आयनिक बॉन्ड के अंदर खास बात है। अब मान लो आप एक कोवलेंट कंपाउंड को ले आओ और इसकी रिएक्शन कराने की कोशिश करो, कोई भी रिएक्शन करा लो आप, मिथेन की रिएक्शन बहुत स्लो होगी, मिथेन से रिएक्शन करने में बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका बॉन्ड कैसा है, कोवलेंट, इनके बीच में इंटीमेसी है। आप बोलोगे ना हाइड्रोजन को कार्बन को छोड़ दे, हाइड्रोजन मना कर देगा, कार्बन भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में शेयरिंग हुई है, साझा हुआ है, कहीं ना कहीं इमोशंस है, सेंटिमेंट्स है, यहाँ पे कोई सेंटिमेंट नहीं। तो आयनिक बॉन्ड शेयर टाइम पास है, आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है। नोट कर लो इसको, देख लीजिए, आयनिक बॉन्ड इज नॉट अ बॉन्ड है। ठीक है, ये फिनिश हो गया हमारा। असर्शन रीजंस हैं ये पूरे सेक्शन से, यहाँ पे कोई एमसीक्यू वैसे तो बन नहीं रहे, लेकिन असर्शन रीजन बन जाते हैं, इनके प्रॉपर रीजन पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, रिएक्ट जल्दी क्यों कर रहे हैं। इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी नीड होगी आपको इस लाइन की ना। ओके, कभी कभी कहते हैं ना हमें क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी होता रहे, तो इसका मतलब हम कहीं अटैच नहीं है उसके साथ, तो फिर हम ठीक है, टाइम पास वाली बात होती है। ये फिनिश हो गया हमारा। अब आयनिक के बाद डिस्कशन आता है कोवलेंट, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। डन, अब करें। ओके, सबने कॉपी कर लिया, अगर हेडिंग कर लिया था ना, कोवलेंट बॉन्ड, देखिए इसको 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लिख लेना प्लीज, देखो लिखने वाली बातें नहीं है, सब आपको आती है पहले से। इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है, सीरीज से बनता है। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या जरूरी है, दोनों एलिमेंट कैसे हो, दोनों तत्व कैसे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव, विद्युत ऋणात्मक। कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, वो साझा करना पसंद करता है, शेयरिंग करना पसंद करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव से मिलके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, समझ रहे हो आप। जैसे क्लोरीन से क्लोरीन मिल गई, या क्लोरीन से हाइड्रोजन मिल रहा है, तो दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे पक्का, और कोई रास्ता ही नहीं है इनके पास, और 100% आपको वही नहीं है। जैसे वाटर है, अब वाटर के बॉन्ड कोवलेंट क्यों है, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विद्युत ऋणात्मक है, ऋणात्मक के एलिमेंट तत्व की यही विशेषता होती है। अभी लिखना नहीं है, ठीक है। ये बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, ये बात हम सबको आती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एकल बॉन्ड, थ्री बॉन्ड सबको पता है, लिखने वाला को पॉइंट ही नहीं। अच्छा, अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पता क्या है, जैसे मैंने अभी क्या कहा था, आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। कोवलेंट बॉन्ड कैसा होता है, डायरेक्शनल। इसके ऊपर अभी हम बहुत डिबेट करेंगे, देखना पूरा चैप्टर इसी लाइन के ऊपर रहेगा, कैसे बॉन्ड डायरेक्शनल है, ये सब सिखाया जाएगा आपको। बस अभी तो मैंने एक पॉइंट दिया,
दिशा दिशा वाला बॉन्ड है, कहने का मतलब है दिशा वाला बॉन्ड। अभी लिखना नहीं किसी को दूसरा बॉन्ड। कोवलेंट कंपाउंड्स जनरली किसी को पता है कैसे होते हैं? लिक्विड या फिर गैस, आर जनरली इन लिक्विड और गैसेस के। बताओ द्रव होंगे या गैस होंगे? बताओ क्यों? क्यों? उनके बीच में जो फोर्स है ना, पता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, कौन सी है? वेंडरवॉल। वो वेंडरवॉल वीक वाली होती है, सही कह रहे हैं, राइट है यार, ये वीक फोर्स होती है। वीक फोर्स ने क्या बना दिया? द्रव या फिर गैस। बोलो आया समझ? आराम से, टेंशन में नहीं आ रहा। तीसरा पॉइंट बताओ, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? लो, गलनांक कथनांक निम्न होते हैं ना, गलनो लाइन है, तो उसके पीछे भी रीजन है ये। वही फोर्स कैसी है? वीक वाली, वेंडरवॉल फोर्स है। बोलो आ रहा है, समझ नहीं आ रहा? एक और बात है, रिएक्ट वेरी स्लोली, रिएक्ट बड़े स्लो करते हैं, क्यों? भाई कोवलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड है आफ्टर ऑल। वो शेयरिंग से बना है, उसमें सेंटिमेंट्स है, उसमें इमोशंस है। रिएक्ट वेरी स्लोली। वो बहुत जल्दी रिएक्ट करे थे क्योंकि उनके अंदर कोई बॉन्ड ही नहीं था। दे रिएक्ट वेरी स्लोली, ठीक है, ये अच्छे से आना चाहिए। बोलो क्लियर हुआ? कॉपी कर लीजिए, खत्म हो गया कोवलेंट का इतना सा डिस्कशन हमारा। कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको। दे रिएक्ट वेरी स्लोली। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो है, जल्दी से ये पानी में घुलते भी नहीं है। बताओ पानी में क्यों नहीं घुलते होंगे? इनके पास क्या नहीं है? हाँ, पोलैरिटी नहीं, पोलैरिटी अगर होती भी है तो कम होती है। जनरली पानी में घुलते नहीं है, जनरली। मैं इसको कलर से ऐसे हाईलाइट कर रहा हूं, जनरली इनसोल्युबल इन वाटर, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, घुलेंगे ही नहीं, लेकिन जनरली नहीं घुलते क्योंकि पोलैरिटी कम होती है तो कम होती है। तो कोवलेंट का डिस्कशन हमारा पूरा हो गया, नथिंग सच। कॉपी कर लीजिए इसको सब, जाकर ट्राई करिए, क्वेश्चंस किया करें, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, प्रॉब्लम्स करो, बढ़िया बढ़िया डाउट लेके आओ, अप्लाई करो सब्जेक्ट को, जो भी सीखते हैं ना घर जाके उसकी प्रॉब्लम जरूर करनी, ये बिल्कुल नेसेसरी है। डन, कर लीजिए कॉपी कर लीजिए, जबकि आपके 11 12 के नोट्स में लिखा हुआ है। ये कोई बहुत हाई फाई बातें नहीं, सब वही बातें, बस थोड़ा रीजन जोड़ दिए हमने, इस पर रीजन आपको जरूर पता होने चाहिए। सर्कल भी डिलीट हो रहा है, डिलीट कर स्टार्टिंग है। आज का टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो करिए हेडिंग नेम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको हिंदी में कहते हैं उपसहसंयोजक बल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बात ना करिए, इसका हिंदी नेम होता है उपसहसंयोजक बल। उपसहसंयोजक बल, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी कल परसों हम नाइट्रेट का स्ट्रक्चर बना रहे थे, अगर आपको याद हो, बात ना करें उसमें। देखो इसकी स्ट्रक्चर की क्या खास बात थी, मैं सब ध्यान देना। देखिए पहले यहाँ पे ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया था, और उसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज था क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया था, समझाया था मैंने आपको। एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन गया था। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, देखो यहाँ पे एक मजबूरी आ गई। अगर यहाँ हम डबल बॉन्ड बनाए तो उसका ऑक्टेट खराब हो रहा था, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, रिसेप्शन नहीं है इसके पास। यहाँ क्या हुआ जरा ध्यान देना, यहाँ क्या हुआ, जो बॉन्ड बना ना उसके अंदर पूरा का पूरा पेयर नाइट्रोजन ने खर्च किया। देखो सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा पेयर एक एटम ने खर्च किया, ठीक है, ऑक्सीजन ने कुछ खर्च नहीं किया जी। लेकिन हुआ क्या, ये पेयर दोनों के लिए गिना जाएगा। देखो ध्यान देना, मैं एक लाइन बोलूंगा, इन्वेस्टर वन, इन्वेस्टर तो एक है, खर्च करने वाला एक है, तो भाई साहब पीछे ठीक से पढ़ लो, इन्वेस्टर वन बट पार्टनर्स टू। देखो इसका तरीका शॉर्टकट ये है, एक खर्च करेगा लेकिन दो पार्टनर माने जाएंगे, दो। यहाँ पे अकेला एन पेयर खर्च कर रहा है, अकेला एन, लेकिन गिना दोनों के लिए जाएगा। अब देखो ये पेयर एन का भी है और ये पेयर ऑक्सीजन का भी है,
अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला पेयर एन का तो है ही, एन कह रहा है मैं तो खर्च कर रहा हूं, लेकिन ऑक्शन के लिए गिना जाएगा। ये इसकी सबसे खास बात है। देखो अभी नोट नहीं करना है, इसको पहले ना सोच के देखो आप, सोच के देखो इस लाइन के। एक आदमी इन्वेस्ट करने वाला, खर्च करने वाला, लेकिन दोनों पार्टनर। देखो जैसे आपको मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप फ्यूचर में एक डॉक्टर बन जाते हैं, बहुत नॉलेज है आपको, काफी प्रैक्टिस कर रखी है आपने, और आप सहारनपुर वापस आ गए। अब आपको अपना एक हॉस्पिटल खोलना है। पता प्रॉब्लम क्या है कि हॉस्पिटल खोलने के लिए इतने पैसे चाहिए कि किसी डॉक्टर के पास नहीं होंगे। तो उसको मार्केट से इन्वेस्टर ढूंढने पड़ेंगे। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कहते हैं पैसे हम खर्च करेंगे, बस तू हमारे साथ लगा, तुम्हारा नाम चलेगा, हमारा पैसा चलेगा। इससे पता क्या होगा, देखो सारा पैसा इन्वेस्टर ने खर्च किया, लेकिन जो डॉक्टर ही है ना, जो भी पर्सन है, ये इनका पार्टनर माना जाएगा। देखो बिना खर्च करे पार्टनर बन गया, वो अलग बात है, इसको नॉलेज है। तो ऐसे भी मार्केट में होता है, ऐसे भी पार्टनरशिप होती है, जिसके अंदर एक आदमी खर्च करता है लेकिन नाम दोनों का आता है, नाम दोनों का। ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक बात और है, देखो बॉन्ड यहां पे भी बने, पता है इन बॉन्ड्स की प्रॉब्लम क्या है? इन बॉन्ड की प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रॉन इसको भी खर्च करने पड़े, इसको भी करने पड़े, दोनों खर्च कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे दोनों खर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक खर्च कर रहा है और दूसरा उसको समझो एंजॉय कर रहा है, उसका नाम भी आ रहा है। इस लाइन को अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। एक बात और है, क्लियर हुआ सबको? एक एक इन्वेस्टर और दो पार्टनर, इसको समझने की कोशिश करो, एक और मजे की बात होती है। देखिए होता पता क्या है? ठीक है तो ये पार्टनरशिप ही, अगर देखा जाए ना इसमें इनडायरेक्टली, अगर हम देखें, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से इसको नुकसान हुआ है। देखो ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूं, उसको नुकसान हुआ। कैसा नुकसान हुआ? इसने इसके हिस्से के भी इलेक्ट्रॉन खर्च किए, दैट्स इंपॉर्टेंट। और इसको बहुत फायदा हुआ, क्योंकि बिना कुछ खर्च करे पार्टनर बन गए। बात पर सो गौर करो, देखो इस बात पे, इसको इनडायरेक्ट नुकसान है। कैसा नुकसान है? वे सारा खर्च तो यही कर रहा है, सारा खर्च यही कर रहा है, इवन उसके हिस्से का भी खर्च कर रहा है, उसको फायदा है, क्योंकि वो बिना खर्च करे पार्टनर बन गया। तो आजकल की मॉडर्न साइंस क्या कहती है, कि आप ना एरो मत लगाओ, ये तीर का निशान वाला पैटर्न पूरा होना हो गया, अब एरो नहीं लगाता कोई। बस आप क्या करो, जिसने बॉन्ड बनाया, जिसने पेयर खर्च किया, उसके लिए प्लस साइन लगा दो, और जिसको इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ उसके लिए माइनस साइन। देखो आजकल की मॉडर्न साइंस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे भी, लेकिन आपको आजकल का ट्रेंड ये मिलेगा। तो ये इस बॉन्ड की सबसे खास बात है। अभी को लिखना नहीं, और इस बात को बार बार सोचो। एक इन्वेस्टर, दो पार्टनर, एक इन्वेस्टर दो पार्टनर, ये इसकी बॉन्ड की सबसे खास बात है। ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसकी विशेषता ये है। एक बात और सुनो, ये बॉन्ड ना प्योरली कोवलेंट नहीं है, इट इज नॉट प्योरली कोवलेंट बॉन्ड। ये पूरी तरीके से सहसंयोजी बंध नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है पूरी तरह से सहसंयोजी बंध? क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का आवेश भी आ गया। इसका ये मतलब ये बॉन्ड कोवलेंट के साथ साथ क्या है, आयनिक भी है। कोवलेंट के साथ साथ क्या है, आयनिक भी है। देखो इस बंध की विशेषता है, ये बॉन्ड के अंदर कोवलेंट करेक्टर तो है ही, सहसंयोजी गुण भी है, साथ में आयनिक गुण भी है। तो इसको जरूर अच्छे से हाईलाइट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो उसको समझो। इसकी इतनी जरूरत पड़ेगी आगे हमें, बहुत जगह इस्तेमाल होगा ये, खासकर पूरी ऑर्गेनिक में बहुत यूज होता है। जल्दी से कॉपी कर ली, जिसको लिखना लिखे फटाफट। तो एक हमारा डिस्कशन ये पेंडिंग था, ये पूरा हो गया। इन्वेस्टर एक होता है, लेकिन पार्टनर दो होते हैं। नाम एक का रहेगा, लेकिन दोनों पार्टनर माने जाएंगे, दोनों उसके हिस्सेदार गिने जाएंगे। ये इस बॉन्ड की सबसे खास बात है। और ये बॉन्ड पूरी तरीके से सहसंयोजी नहीं है, प्योरली कोवलेंट बॉन्ड नहीं है ये। इसको आप पूर्णतया सहसंयोजी बंद नहीं कह सकते, इसको पूर्णतया सहसंयोजी बंद नहीं कह सकते। ये बंद सहसंयोजी के साथ साथ आयनिक भी है। ठीक है बच्चे, दैट शुड बी क्लियर, उस पर डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए फाइनल हो गया, ठीक है, इसको रब कर रहे हैं। तो आगे से प्लस माइनस की बात ध्यान रखिएगा।
चलिए इसको हटाते हैं। देखो छोटा एक क्वेश्चन करने की कोशिश करिए इसके ऊपर। मेरे पास ये दो कंपाउंड है, ये दोनों मिलकर यहाँ पे एक कंपाउंड बनाते हैं। तो यौगिक यहाँ बनता है, चलिए आप पता लगाइए कौन सा बनेगा। चलिए करिए स्टार्ट। और किसी लड़के ने अगर बात की ना, क्लास से बाहर निकाल देंगे, पहले बता रहा हूँ, क्लास में घुसने नहीं देंगे। अभी इससे पढ़ना सीख लीजिए। इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा, जल्दी से पता लगाइए। इन दोनों के पहले संरचनाएं बनाइए, स्ट्रक्चर। उससे पता लगता है कि इनके बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी, इन्हें क्या करना पड़ेगा। पहले इनकी संरचनाएं बनाइए। अमोनिया का भी संरचना बनाइए, बोरोन ट्राइफ्लोराइड का। क्या महसूस कर रहा है इनकी संरचना बना के? जल्दी से बनाइए, इतना टाइम लगता है क्या बनाने में? उनको पूरा तरीका सिखाया गया था इसका। देखो मैंने बना दिया अमोनिया का स्ट्रक्चर, इस तरह से बना दिया, कोई बात नहीं, टेढ़ा मेढ़ा जैसे मर्जी बनाइए। और बोरोन ट्राइफ्लोराइड ये होता है। चलिए हमने बना लिया। अब बताओ क्या लगता है, इन्हें क्या करना चाहिए, कैसे बॉन्ड बनाना चाहिए? इसके लिए पहले एक काम करिए, इस एन के इलेक्ट्रॉन गिनिए कितने हैं। सबको दिख रहा है इसके इलेक्ट्रॉन 8 है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। मैंने पिछली बार आपसे कहा था, जो ये वाला मोलिक्यूल है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, रिच। ये शायद वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया, रिच। रिच जानते हैं सब लोग, धनी है बहुत। देखो इसके पास पेयर फालतू है। और ये कौन है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब कमी। इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब ये दोनों बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो पता बॉन्ड कैसे बनेगा? जो रिच होता है ना, वो अपने पास से पेड़ खर्च करता है, वो कहता है पूरा पेड़ मैं खर्च कर। देखो पूरा पेड़ इसको अपने पास से खर्च करना है। देखो बॉन्ड बन गया। इसी का नाम तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और इसको बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसके पास कुछ भी खर्च करने के लिए नहीं था। इसके पास कुछ नहीं था, इसके पास एक्स्ट्रा था, इसने बोला मैं खर्च कर दूंगी। अब इससे क्या हुआ, इसके भी इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, और इसके तो 8 थे ही। मैंने कहा था ना पेड़ दोनों के लिए गिना जाएगा। आ रही है बात सबको समझ? और आजकल की मॉडर्न साइंस क्या बोलती है कि अब आप एरो मत लगाओ, ये तीर का निशान हटा दो। क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्लस माइनस। अभी कहा था ना मैंने, तो आप यहाँ पे प्लस माइनस लगा देंगे। यहाँ प्लस का आवेश और माइनस का आवेश एक ही बात है। लोग किसी को बनाना बनाए थोड़ा। तो ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हिंदी में कहते हैं उपसहसंयोजक बल। चलिए बात क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन धनी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जो धनी था उसने कमी वाले को पेड़ डोनेट कर दिया। बड़ी सिंपल सी केमिस्ट्री। तो इस तरह सोचो, आप भी दिमाग लगाओ कि ये बॉन्ड बनाने की जरूरत है या नहीं। देखो छोटा एक सवाल आपसे देखो और राइज करते हैं। देखो मेरे पास वाटर है। अब वाटर के साथ H प्लस बॉन्ड बनाना चाहता है। ऐसे एज्यूम कर लो कि वाटर के पास ये बॉन्ड बनाने आ गया। बताओ ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे? लगाओ दिमाग। क्यों देगा? मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो क्यों बनेगा बताओ? हाँ शाबाश, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो ये सही कह रहे हैं। इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है खर्च करने के लिए, बॉन्ड बनाना चाहता है। तो इस शर्त पे बनेगा कि पूरा पेयर ऑक्सीजन ही खर्च करे। देखो अब सुनना, ऑक्सीजन इसको पेयर दे रहा है। अभी क्या कहा था मैंने, ये एरो का निशान हटा दो। देखो हमने हटा दिया। लेकिन अब क्या करेंगे, इसको बना देंगे प्लस। इसको बना दिया प्लस, इसे क्या बनाएंगे? लेकिन वो पहले से प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो गया? न्यूट्रल। माइनस प्लस उदासीन हो गया। आगे बात सबको समझ, वो आवेश खत्म हो चुका। तो ये अच्छे से क्लियर हो। चलिए अब हमें उम्मीद है आ गया सबको समझना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, पता लग गया। ठीक है इसको हटाते हैं। जल्दी से किसी को नोट करना, नोट कर लीजिएगा। जल्दी फास्ट देखिए, हाथ चलाइए, जहां पे काम की बात है वहां पे ध्यान दीजिए। चलो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का लेक्चर हमारा पूरा हुआ। डन। नेक्स्ट आर्टिकल है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको वीपीटी बोलते हैं। अब पूरे चैप्टर में इसी का होल्ड रहेगा।
इसी के कॉन्सेप्ट चलते रहेंगे। इसका हिंदी मतलब ऐसे बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसको एक तरह से और कह सकते हैं ऑर्बिटल अप्रोच। इसको हिंदी में कहते हैं कक्षक सिद्धांत ऑफ अ बॉन्ड फॉर्मेशन, एक बॉन्ड बनने का कक्षक सिद्धांत। इसको हिंदी में कहते हैं एक बॉन्ड बनने का कक्षक सिद्धांत, ऑर्बिटल या ऑर्बिटल अप्रोच, कुछ भी कह सकते हैं। अब एक बॉन्ड किस प्रकार से बनता है, उसके कक्षक सिद्धांत की बात करेंगे हम। इसे कहते हैं ऑर्बिटल अप्रोच। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए देखो आपको सिखाते हैं बॉन्ड किस प्रकार से बनता है। अगर सब देखो अटेंशन पे करना, देखो इस थ्योरी में ना कुछ पॉइंट आते हैं, देखो उन पॉइंट को समझना है सबने। अगर सब ध्यान देना, अभी लिखेगा नहीं। देखिए पहली बात, एक बॉन्ड कैसे बनता है। अब बॉन्ड, आप जानते हैं किस बॉन्ड की बात करी जा रही है? ये कौन सा बॉन्ड है, मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, तो कौन सा बॉन्ड है? अंडरस्टूड है, कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि मैं कल एक लाइन बोल चुका हूं, आयनिक बॉन्ड तो कोई बॉन्ड ही नहीं होता। ये बात कल हमारा लेक्चर यहाँ पे हुआ कि आयनिक बॉन्ड तो बॉन्ड ही नहीं है। तो सही मायने में ये कोवलेंट बॉन्ड है। अगर आगे से क्लास में बॉन्ड बोला गया तो कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। अब बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लिखेगा नहीं अभी, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखो इस लाइन को समझने की कोशिश करो। एक बॉन्ड किस प्रकार से बनता है? एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब होता है कक्षक, परमाणु कक्षक। ओवरलैपिंग का मतलब होता है अति व्यापन। ये कक्षों के अति व्यापन से बनता है। सुनना देखो, अब ओवरलैपिंग क्या होती है, अति व्यापन क्या होता है। एक बात मैं और बोल दूं अभी, फॉर इट ऑर्बिटल्स मस्ट बी, जो ये ऑर्बिटल होते हैं ना, कक्षक होते हैं, ये क्या होने चाहिए? हाफ फिल्ड। ऐसे होने चाहिए हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड का मतलब होता है अर्ध रूप से भरे हुए, विद अपोजिट इलेक्ट्रॉन स्पिन्स, विद अपोजिट इलेक्ट्रॉन स्पिन्स। उनके जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन होने चाहिए ना, जिसे चक्रण कहते हैं, वो अपोजिट होने चाहिए। देखो अब अर्थ समझना, एक मिनट एक मिनट। ये मेरे पास एक कक्षक है, ऑर्बिटल एस कक्षक है, एक और एस कक्षक है, वो इस प्रकार से। अब ध्यान से देखो, ये भी हाफ फिल्ड है, अर्ध रूप से भरा है, ये भी अर्ध रूप से भरा है। अब इनको बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्ड पता कैसे बनेगा? देखो इनको ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी। देखो इसे कहते हैं ओवरलैपिंग, इसे कहते हैं अति व्यापन। एक दूसरे के ऊपर आ गए, थोड़ा सा पार्ट कॉमन हो गया, थोड़ा सा पार्ट कॉमन हो गया, मतलब यहां समझो बॉन्ड बन गया। अब ये चिपक गया, ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर ना, ठीक है ना। एक बात और है, देखो एक बात और इंपॉर्टेंट है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसका था, इसका, तो यहाँ पे क्या बन गया? पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, ऐसे युग्म। अब युग्म दोनों के लिए गिना जाएगा। तो बॉन्ड इस तरह से बनता है, ध्यान रखें। बॉन्ड बनने में ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना पड़ता है, ओवरलैप। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक मेरे पास कक्षक ही है, एक कक्षक ही है। देखो फिर से वही, दोनों हाफ फिल्ड है, दोनों अर्ध रूप से बने हैं, और दोनों के इलेक्ट्रॉन के चक्रण विपरीत है। अभी कहा था मैंने आपसे, देखो हाफ फिल्ड विद अपोजिट इलेक्ट्रॉन स्पिन। देखो इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने यहाँ पे अति व्यापन कर दिया। देखो ये अति व्यापन है, ये ओवरलैपिंग ही तो है, बॉन्ड बन गया। तो ये बॉन्ड बनने की शर्त है। देखो अभी कोई लिखेगा नहीं। अ बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ, ओवरलैपिंग का मतलब अति व्यापन, एक दूसरे के ऊपर आ जाना, थोड़ा सा पार्ट कॉमन हो जाना, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये बात पूरी हुई। इसके लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे होने चाहिए? हाफ फिल्ड, अर्ध रूप से भरे हुए। लेकिन इलेक्ट्रॉन के स्पिन कैसे होने चाहिए? विपरीत, अपोजिट इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो भाई मैं आपको समझा दूं, बॉन्ड कहां कहां बना। बॉन्ड यहां पे भी बना, बॉन्ड यहां पे भी बना। अब एक बात और सुनना, अब तीसरी एक मेन बात, इसी का पार्ट चल रहा है अभी ये। हो सकता है, देखो मैं एक लाइन बोलूंगा, मे बी वन ऑर्बिटल इज फुली फिल्ड, एक ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरा हो और दूसरा खाली हो। मे बी, किसी को पता है ये क्या होने वाला है? एक पूरा भरा हुआ है और एक खाली है, फिर क्या होगा? सर एक है एक इसमें आपको छह रहे थे, सर एक्साइटेड हो गई अपना इलेक्ट्रॉन। सॉरी गलत गलत, कुछ और किसी में ना, एक भरा हुआ है एक खाली है, क्या होगा फिर? शी इज राइट है, गुड। यहां बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये पूरा पेड़ अकेला खर्च करेगा, तो पक्की बात है यहाँ पे क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोई एक्साइटेड कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बात। आ रही है बस समझ? भाई यहाँ पे दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन खर्च कर रहे हैं, यहाँ भी दोनों अपने अपने कर रहे हैं। इस केस में पूरा पेयर एक ने ही खर्च किया,
और एक नहीं खर्च करने का नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसे कहते हैं उपसहसंयोजक बंध। बोलो सब बच्चे एग्री हो? क्लियर हुआ? तो ये केमिस्ट्री सबको आनी चाहिए। देखो आप ज्यादा लिख के बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये सब हमने ना मैंने नोट्स में पहले से लिखा हुआ है। चाहता तो कॉपी कर ले, मैं क्या बोलूँ, अब आपकी मर्जी है। लिखना लिख सकते हो, देखो ज्यादा लिखने में ध्यान ना देके ना, आप कभी इसको 11 12 के नोट्स से पढ़ो, सब मिल जाएगा। ऐसे लिख के तो बहुत टाइम खराब होता है। ओवरलैपिंग वर्ड को समझो, अति व्यापन कहते हैं इसके, कहते हैं अति व्यापन करने के लिए क्या जरूरी है। ऑर्बिटल्स को हाफ फिल्ड होना चाहिए विद अपोजिट इलेक्ट्रॉन स्पिन। 11वीं 12वीं के नोट्स उठाइए और पढ़िए, मेहनत करिए, सवालों पे ध्यान दीजिए, ज्यादा इस पे दिमाग मत लगाइए। ये सब और पता नहीं कितनी कितनी बार पढ़ के हम बैठे हैं, लेकिन हमें आज तक ही नहीं आया, क्योंकि हमने समझा नहीं, लिखा हुआ है सिर्फ नोट्स में। तो आज समझ के जाइए यहां से आप। चलिए ये बात क्लियर हो गई। ये बॉन्ड बनने की शर्त है। जब भी बॉन्ड बनेगा इसी प्रकार से बनेगा, इसी तरीके से बनेगा। इसके लिए ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना जरूरी है, अतिव्यापन करना बहुत जरूरी है। जो परमाणविक कक्षक है उनका अतिव्यापन अनिवार्य है। ठीक है जी। और ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए, कक्षक कैसे होने चाहिए? हाफ फिल्ड, अर्ध रूप से भरे हुए। दैट्स इंपॉर्टेंट, अर्ध रूप से भरे हुए। और कभी कभी ये भी हो सकता है, ये सिचुएशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अगर एक पूर्ण रूप से भर भी गया और एक खाली हुआ, तो इनके पीछे बनेगा 100% कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हमारा एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। इसको ऑर्बिटल अप्रोच कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, देयर आर टू वेज ऑफ ओवरलैपिंग। अब दो तरह से अतिव्यापन होता है। ओवरलैपिंग के तरीके भी दो होते हैं, दो तरह से अतिव्यापन। ध्यान देना, एक का नाम होता है एंड टू एंड। एंड टू एंड भी कहते हैं, एक्सियल भी कहते हैं। आपने इसको हिंदी पढ़ा होगा अक्षीय, इसका हिंदी नेम होता है अक्षीय। इसमें क्या होता है, जो दो कक्षक होते हैं ना, उनके एंड्स, एंड्स को हिंदी में कहते हैं सिरा। देखो इनके सिरे, इनके किनारे आपस में ओवरलैप करके, देखो ओवरलैप करके ये बॉन्ड बना, ये ओवरलैपिंग एंड टू एंड। इसी तरह से ये कक्षक आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ये ओवरलैपिंग भी एंड टू एंड। अगर देखोगे इनके एंड किनारे ओवरलैप कर रहे हैं। ऐसे ही ये देखो आप, इनके पीछे बॉन्ड बन रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये भी एंड टू एंड है। आप ध्यान से देखो, देखो अभी कोई लिखेगा नहीं, ये जितनी भी नो डाउट या ओवरलैपिंग हो रही है, एंड टू एंड, एंड टू एंड, और ये भी एंड टू एंड, ये भी एंड टू एंड। ये जब भी एंड टू एंड होगी, एंड टू एंड कह दो, एक्सियल कह दो, अक्षीय कह दो, एजोलाइक, पता कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। इसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, इसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, इसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, वो पता होगा शायद। ये सिग्मा बॉन्ड होता है जो एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनता है, सिग्मा। सिग्मा अभी लिखना नहीं। एक होती है साइडवेज ओवरलैपिंग, साइडवेज, साइडवेज को लिटरल भी कहते हैं, और आप शायद पार्शल भी कहते हैं, एक ही बात है। इससे पता क्या होता है, देखो देखो, ये दो कक्षक हैं, देखो दो कक्षक हैं, ये भी ओवरलैप कर सकते हैं। देखो ये भी ओवरलैप कर सकते हैं, एक बार भी करके दिखाता हूं प्रैक्टिकली आपको। एक सेकंड, देखो ये भी ओवरलैप कर रहे हैं, ये भी ओवरलैपिंग काउंट होगी, ये भी अति व्यापन काउंट होगा। लेकिन ये बॉन्ड कौन सा है? पाई। देखो आपको महसूस कराते हैं, देखो जैसे मान लो मैं अपने हाथों को कक्षक मान लेता हूं, मेरे हाथ ऐसे भी अति व्यापन कर सकते हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप देखोगे ना आगे से आपको पीछे वाला हाथ दिखाई नहीं देगा, ये भी अति व्यापन है, ये भी ओवरलैपिंग है। इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये वाली अगर ओवरलैपिंग हुई तो एंड टू एंड हुई, सिग्मा बॉन्ड बना, और इसका नाम क्या है? पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड काउंट होगा। तो पाई बॉन्ड की विशेषता है, पाई बॉन्ड की एक खास बात है, साइडवेज ओवरलैपिंग। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो और एक बात और है, हल्का सा गैप रहता है पाई के अंदर, वो कोई बात नहीं है, पाई बॉन्ड के अंदर हल्का सा गैप रहता है, देखो गैप तो रहा ही है, तो नो डाउट है। तो ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। नोट करना मर्जी है, वही यार आपके 11 12 के नोट्स में लिखा हुआ है। ज्यादा ना लिखने पे ध्यान ना देके समझिए ज्यादा। इवन जो आपके 12वीं क्लास के नोट्स रहेंगे वहां पे सब मिलेंगे। अब क्या हो रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, 12 पढ़ हम लोग लिखते रहे आज तक, हमें समझ कभी भी नहीं आया, तो इसलिए हम पीछे लाइफ में। समझने पे ध्यान दीजिए। दो तरह की ओवरलैपिंग होती है, एक का एंड टू एंड नाम है, एक का नाम साइडवेज है। एक से बॉन्ड बनता है सिग्मा और एक से बॉन्ड बनता है पाई। ठीक है, इसी को अक्षीय भी कहते हैं।
इसको पाश्चर्य कहते हैं, पाश्चर्य। इसी का नाम पाश्चर्य होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट, इसी को पाश्चर्य कहते हैं। ठीक है बच्चे, या तो उम्मीद है क्लियर हो गया। दो तरह से ओवरलैपिंग है, ये अच्छे से आना चाहिए। चलिए डन। कहां पे एंड टू एंड, कहां पे साइडवेज, कहां पे अक्षीय और कहां पे पार्श्व है। ओके बच्चों, उम्मीद है सभी लिख लिया। ठीक है ना। देखो इसके बाद नेक्स्ट लाइन होती है, स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड। एक बॉन्ड की सामर्थ्य, उसकी शक्ति किस पे डिपेंड करती है? ऑन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। इसका मतलब ये हुआ, डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग किस हद तक हुई है, किस हद तक आपने अति व्यापन किया, ये इस बात पर डिपेंड करता है बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। अब अगर वो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, नेचुरली बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। ओवरलैपिंग कम होगी, नेचुरली बॉन्ड वीक बनेगा। देखो सीधी सी बात, अगर मान लो मैंने हल्का सा ऐसे अति व्यापन कर दिया, तो नो डाउट यहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ नहीं आई। हल्का सा मैं आगे ले गया और आगे ले गया, नो डाउट यहाँ बॉन्ड स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, अति व्यापन का, अति व्यापन का स्तर क्या है बोलते हैं ना, सीमा क्या है। रुक जाइए, कभी एक साथ लिखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ये बात वेल नोन है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो पाई से स्ट्रॉन्ग होता है देन पाई बॉन्ड। क्यों? क्योंकि सिग्मा के अंदर ओवरलैपिंग कौन सी होती है? एंड टू एंड। ये ना रियल ओवरलैपिंग है, जिसको हिंदी बोलेंगे वास्तविक अतिव्यापक। एक सेकंड प्लीज। देखो, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। पता सिग्मा में रियल ओवरलैपिंग है, वास्तविक अतिव्यापन है। देखो पता पाई में क्या हो रहा है, पाई की प्रॉब्लम क्या है? पाई में ना हल्का सा गैप है। देखो आप ध्यान से, गैप है यहाँ पे, कहीं ना कहीं एक एक अंतर बना हुआ है। देखो आप, ये देखो आप ध्यान से, अगर ये ओवरलैपिंग होती है तो रियल है। ये देखो हमारी, इसका नाम क्यों रखा हमने? पार्श्व। पार्श्व का मतलब होता है महसूस होना, सिर्फ लग रहा है। देखो हल्का सा गैप बना हुआ है, तो ये बॉन्ड पाई है, ये बॉन्ड आपका नो डाउट सिग्मा है। यहाँ पे ओवरलैपिंग एंड टू एंड है और यहाँ पे ओवरलैपिंग साइडवेज है, और सिग्मा पाई से स्ट्रॉन्गर होता है। साफ दिख रहा है, क्योंकि पाई पे कहीं ना कहीं गैप रहता है। ठीक है। और एक आखिरी बात और बोलूंगा इस थ्योरी के बारे में, स्पीशीज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। क्या कहते हैं उसको? पैरामैग्नेटिक। इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। ये हमारी थ्योरी यहाँ पूरी होती है। नोट करना, नोट करो थोड़ा। जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे, अयुग्मित, उसको हम क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है दैट इज टर्म्ड एज, इसको अनुचुंबकीय। नोट करना, नोट कर लो, आपकी मर्जी है। देखो हमारे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सारे पोस्टुलेट पूरे हो गए। ये सब कॉपी कर चुके, फाइनल आई थिंक। चलिए हमारी थ्योरी पूरी होती है। अब अगला हेडिंग है इसके बाद, सिग्मा और पाई में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। टॉपिक इज नॉट डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा एंड पाई।
एक सिग्मा बंद और पाई बंद में क्या क्या अंतर है। ये डिफरेंसेस बहुत काम के होते हैं, इनकी बहुत जरूरत पड़ती है, ऐसे क्वेश्चन यूजुअल मिलता है। चलो सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस बनाते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या अंतर है, इनके डिफरेंसेस क्लियर कर। देखो पहली बात, जो सिग्मा बॉन्ड बनता है इसका बनने का तरीका ही अलग है। इसमें कौन सी ओवरलैपिंग हुई थी बताओ। हाँ, ये ना देखिए देखिए अपनी मेमोरी से बताएंगे कितना समझा आपने। एंड टू एंड, और यहाँ पे क्या हुई थी, साइडवेज। देखो पहली बात, दोनों के बनने के मेथड में डिफरेंस है। वहां ओवरलैपिंग हो रही है एंड टू एंड, और यहाँ पे हो रही है साइडवेज। साफ दिख रहा है पहला अंतर, अभी किसी को लिखना नहीं। एक बात और है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, अभी तय हुआ था ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, अब वो बॉन्ड वीक है क्योंकि इसमें हल्का सा गैप रहता ही रहता है। देखो इस बॉन्ड के बनने में ना एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग, इवन पी डी ओवरलैपिंग, ऐसा ना ये सब चांसेस है। एस जी ओवरलैपिंग भी हो सकती है। ये सब अलाउड है, ये सब अलाउड है। ध्यान देना, एस ने एस के साथ ओवरलैप किया, हमेशा एंड टू एंड करेगा। एस पी के साथ हमेशा एंड टू एंड, पी पी के साथ हमेशा, ये मतलब यहाँ पे साइडवेज ही पॉसिबल है, लेकिन ये सब चांस है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चांस है, यहाँ पीपी हो सकती है, पीपी ओवरलैपिंग हो सकती है, पी डी ओवरलैपिंग हो सकती है, डी डी हो सकती है। अभी करके दिखाएंगे आपको, रिलैक्स। ये सब इसके अंदर संभावनाएं हैं, लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो जो बहुत काम की है। देखो अगर एस की बात करी जाए, देखो एस वहां बिल्कुल भी नहीं आता। इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि एस वाला हमेशा क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। देखो ध्यान देना, इससे ये पता लगता है कि एस वाला हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। देखो ये एस की विशेषता है, एस हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ध्यान रखना। बाकी तो बना सकते हैं, देखो पीपी यहां पे भी आ रहा है, पीपी वहां पे भी आ रहा है, पीडी यहां पे आ रहा है तो पीडी वहां पे भी आ रहा है, नो डाउट यार, नो डाउट बाकी सब बना सकते हैं, लेकिन एस हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखना, कभी आपको डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में काम आएगी, टाइम बचेगा हमारा। चौथा पॉइंट, देखो ये जो बॉन्ड है ना, ये अकेला रह सकता है, कैन एग्जिस्ट अलोन, इसे किसी की जरूरत नहीं है। सिग्मा बॉन्ड अकेला रह ले, सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन पाई की पता प्रॉब्लम क्या है, इट फॉर्म्स व्हेन ऑलरेडी अ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट, ऑलरेडी अ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट, जब वहां पहले से ही सिग्मा बॉन्ड होता है। देखो ना इसका इसका मीनिंग समझ, देखो एक मिनट, आप सबने कहीं पढ़ा होगा, ये भी आप 11th 12th में पढ़ के आए हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, बताओ सिंगल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा। और डबल क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई। देखो आपने महसूस करा, पाई तब एग्जिस्ट कर रहा है जब पहले से वहां पर क्या हो, सिग्मा। अकेले पाई कभी नहीं होता। ट्रिपल में क्या होता है, एक सिग्मा एक दो पाई। देखो आप, पाई ये बनने के लिए जरूरी है कि सिग्मा वहां पहले से हो। देखो मैंने बोला है, इट फॉर्म्स व्हेन ऑलरेडी अ सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट, जब पहले से ही सिग्मा बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, वरना पाई अकेले रह ही नहीं सकता। ये इसके अंदर एक बड़ी खास बात है, बोला आ रहा है सबको समझ, सोचने वाली बात है। पाई कमजोर बॉन्ड है ना, कमजोर अकेले रह ही नहीं सकता। देखो अभी पांचवा पॉइंट, देखो इसको जरा समझना, ये अल्टीमेट पॉइंट है। देखो अगर इसको महसूस करा, देखो क्योंकि आपने एक चीज छोड़ रखी थी ना, इसका नुकसान हो सकता है। देखो ये हमारे पास पाई बॉन्ड बना, देखो सुनना, ये कॉम्पिटिशन की बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, ये हमने पाई बॉन्ड बना दिया, साइडवेज ओवरलैपिंग हो गई। देखो आपको पता है किसी को एक ऑर्बिटल में यहाँ क्या होता है, बताया को बच्चा ये क्या है, मैं क्या बना रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है, नाभिक। देखिए यहाँ पे नाभिक है, नाभिक, ये जो एटम है ना उसका न्यूक्लियस है। अब सुनो, ये भी नाभिक, ये भी नाभिक। अगर मैं दोनों को ऐसे मिला के एक प्लेन बना दूं, प्लेन, इसे प्लेन कहते हैं, प्लेन, इसको हिंदी में कहते हैं तल। देखो ये प्लेन बना दिया मैंने, ये एक प्लेन है, जो ये प्लेन है इसका नाम है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन का मतलब होता है, नोडल तल कहेंगे हिंदी में, ये वो प्लेन है जहां पे कभी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। सब सुन ले, इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, कभी इस प्लेन में नहीं मिलेगा। नोडल प्लेन की परिभाषा यही है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी जीरो, वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, आपको कभी इलेक्ट्रॉन वहां मिल ही नहीं सकता। देखो ये, एक सेकंड रुक जाना, ये पाई बॉन्ड की ना एक स्पेशल बात है, खास बात है। जब भी पाई बॉन्ड बनेगा नोडल प्लेन जरूर बनेगा, सिग्मा में नहीं बनता, सिग्मा में कभी नोडल प्लेन नहीं बनता। देखो सिग्मा बॉन्ड है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बन रहा है,
ऐसे बन रहा है, बताओ कहाँ कहाँ पे नोडल प्लेन है? इन दिस केस नो नोडल प्लेन formation occurs. No nodal plane formation occurs. In this case, nodal plane forms. ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होगी, देखो। और आप सब महसूस करो, इस प्लेन में कभी इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस है, नाभिक है। इसमें कभी इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। ठीक है ना? देखना इसको हम कितना यूज करें, कितने सारे क्वेश्चन इसका इस्तेमाल करेंगे। कॉपी करना कर लो, अगर किसी को कॉपी करना करो। आप ना करिए, काम करिए अपना, पीछे बॉयज पढ़ाई पे ध्यान दिया करें। ये बहुत काम की बात है। जब भी पाई बॉन्ड बनेगा, नोडल प्लेन बनेगा ही बनेगा, सिग्मा में नहीं बनता। और ये लाइन कितनी काम की है, देखो टाइम बचता है हमारा, अगर इसको हम पहले से दिमाग में सेट कर लें तो हमारा टाइम सेव होगा। एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, हमेशा सिग्मा बंद ही बनाता है। अकेले पाई बॉन्ड कभी नहीं होता। पाई बॉन्ड तब है जब पहले से सिग्मा है, ध्यान रखना। अगर सिग्मा नहीं है तो पाई बॉन्ड के अकेले रहेगा, मतलब ही नहीं। अभी सारी बातें आपको समझी भी हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये होता है सिग्मा और पाई में डिफरेंसेस। सिग्मा और पाई के अंतर बहुत काम के होते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जहां पे ये बॉन्ड बनेंगे। चलिए, उम्मीद है सबने नोट कर लिया। थोड़ा फास्ट लिखिए, देखिए अब ये मैंने पहले बोला, हमारी क्लास में थोड़ा टाइम का इशू रहता है कि यहाँ पे इतना टाइम ही नहीं है इतना लिखवाया जाएगा, क्योंकि 2-3 टर्न हो रहा है कि बस चैप्टर पूरा करना है। चलिए, सब नोट कर चुके हैं उम्मीद है। यस। लिख रहे हैं, थोड़ा फास्ट लिखिए। हाँ जी, हाँ वाई नॉट कह सकते हैं। ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है, यही आपकी नोडल प्लेन काउंट हो रही है। ये हमारे पीछे बॉयज बैठे हुए यार, क्या हुआ, क्या खास बात कर रहे हैं हम इनसे? जब टाइम मिला तो उसको पढ़ लिया करे, क्या करा दिया उसको, रिवाइज ही करने की क्या कराया करे? चलिए, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है, डन है। देखो, अब जैसे कुछ और आपको ऐसे एग्जांपल देते हैं। देखो, जैसे कहीं पाई बॉन्ड बन रहा है तो किस तरह से बन रहा है, देखो मैं ना आपके सामने कुछ केसेस क्रिएट करूंगा। आप मुझे बताना क्या वो पाई बॉन्ड है या नहीं है। देखो जरा ध्यान दो प्लीज। देखो, मैं आपके सामने ये दो ऑर्बिटल्स बना रहा हूं। सबको उम्मीद है पता होगा, इसका नाम पी है, इसका नाम डी है। ठीक है, देखो ध्यान देना। देखो, अब एक छोटा सा क्वेश्चन तैयार करते हैं, कॉम्पिटिशन। इन्होंने इस तरह से ओवरलैपिंग कर दी। देखो स्टूडेंट्स, ये ओवरलैपिंग हो गई, सबको दिख रहा है? थोड़ा इसको ठीक से बना दें। इन्होंने अति व्यापन किया, करके दोबारा देखो, दोबारा से। ये हमारा एक ऑर्बिटल था, ये हमारा एक ऑर्बिटल था, और इसने क्या किया, एक से इसको मैं ऐसे बना देता हूं। एक ऑर्बिटल ये और दूसरा ऑर्बिटल ये वाला। देखो साफ दिख रहा है कि इनकी आपस में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। ये ओवरलैपिंग काउंट कर दो बस साथ। इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये अति व्यापन हो गया। आप बताओ ये कौन सा बॉन्ड बना? ये सिग्मा बना, पाई बना? देखो, अब यही चीज मुझे आपको सिखानी है, सिग्मा नहीं है, पाई है। देखो पाई क्यों, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। अगर मैं जोड़ दूं बीच में क्या बनता है, नोडल प्लेन। देखो आप, अभी रिसेंट मेरे से एक ऐसे क्वेश्चन में गलती हुई,
मुझे भी लगा कि ओवरलैपिंग एंड टू एंड, लेकिन इसको सोचा गया या जब यार नोडल प्लेन बन रहा है, नोडल प्लेन बनना तो किसकी खास बात थी? पाई की। तो ये 100% पाई बोन है। देखो एक सवाल बन गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, आ सकता है ऐसे। अभी कोई लिखेगा नहीं। अब मान लेते हैं हमारे पास एक डी ऑर्बिटल ही है और यहाँ पे एस आके ओवरलैप करे, देखो ये ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये कौन सा बॉन्ड? ये सिग्मा है। क्यों? एक तो एंड टू एंड हुआ, दूसरी बात क्या है, एस हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, और सही बात है नोडल प्लेन बना ही नहीं, तो ये सिग्मा बॉन्ड काउंट हो गया। आ रहा है सबको समझ? तो इस तरह से पता लगा सकते हैं, इनके सवाल करने होंगे आपको। एक और ऐसा केस है, मेरे पास एक डी ऑर्बिटल ये है, एक और डी ऑर्बिटल इस तरह से, इनकी भी आपस में ओवरलैपिंग हो जाती है, मान लेते हैं। कौन सा बॉन्ड है बताओ ये? भाई वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, नोडल चिन्ह है। शाबाश, अब आपको आगे आप कर सकते हो। एक और नई बात देखो आपकी जानकारी के लिए, ये थोड़ा सा ये है कि अलग पॉइंट है, इसकी ज्यादा नीड होगी नहीं किसी कंपटीशन में, उम्मीद नहीं है। चांस की बात है, दो डी ऑर्बिटल, एक ये है और एक ये है। देखो ध्यान देना सब लोग, ये जो लोब है, ये लोब, इसको लोब कहते हैं हम लोग। देखो सुन रहे एक वर्ड लोब, इसको लोब बोलेंगे, LOB, लोब है। जैसे इस टाइम यहाँ पे दो लोब हैं या चार लोब है, ये जितने हिस्सों में डिवाइड है इसको लोब कहते हैं। देखो ये लोब इस लोब से ओवरलैप कर रहा है, ये इससे ओवरलैप कर रहा है, ये इससे ओवरलैप कर रहा है, ये ऐसा। देखो इसको ना, ये जरा फिगर समझ आप, ये डी अक्षर सबको दिख रहे हैं। मैंने इसको यहां से ऐसे उठाया, उठा के ना इसके ऊपर मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ, यहां से इसको ऐसे पकड़ा और इसके ऊपर लेके आ गया, और यहां लाके छोड़ दिया मैंने। इससे पता क्या होगा, ये लोग इस लोग के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये इसके साथ करेगा, ऐसे ना इन चारों में ही आपस में एक इंटरेक्शन होगा। तो जानता है ये बॉन्ड कैसा? ये पाई नहीं है। जब चारों लोग पार्टिसिपेट करें उसे कहते हैं डेल्टा बॉन्ड, करेक्ट। इसको डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। देखो ये होता नहीं सिलेबस में जल्दी से, ये तो आपकी थोड़ी सी नॉलेज के लिए बता दी। कोई कॉपी करना चाहता है कर ले। इसकी एक खास बात है, इसमें चारों के चारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, चारों के चारों लोग। अगर चारों के चारों लोग का इन्वॉल्वमेंट है तो डेल्टा बॉन्ड। देखिए नोडल प्लेन यहाँ पे भी बन रहा है, नोडल प्लेन यहाँ पे भी बन रहा है, एक अलग बात है, लेकिन सबसे खास बात है चारों लोग का इन्वॉल्वमेंट। लिख सकते हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बात है, कभी कोई टेस्ट सीरीज में आ जाए, कहीं आ जाए। अगर चारों का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो डेल्टा बॉन्ड, ये इसकी खास बात है। तो सिग्मा पाई डेल्टा, इनके डिफरेंसेस हमने सीख लिए, ये आने चाहिए। बहुत काम के बॉन्ड है ये सारे के साथ, कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, फिनिश हुआ। अब देखो इससे बड़ा एक क्वेश्चन देखो बनाते हैं, इसको ट्राई करिए सब लोग। अब कर दे इसको। ये देखो सबसे मेन पॉइंट यही है, अप्लाइड सेक्शन यही होता है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे यहीं से आते हैं। अब सुनिए एक और बहुत काम की बात, देखो आपके नॉलेज के लिए एक बात और क्लियर करना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ है, सब ध्यान देना। देखो बच्चे, ठीक है, सब लोग इधर नोट कर लिया। ये जहां चारों लोग हैं डेल्टा बॉन्ड है, जहां पे ये सिचुएशन है ऑटोमेटिकली पाई बॉन्ड है, ये सिचुएशन 100% सिग्मा बॉन्ड है। बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं इनके ऊपर। चलिए इनको हटा दें। अब सुनो, देखो एक छोटा क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, नेक्स्ट आपसे करवाऊंगा। मुझे किसी ने एक मॉलिक्यूल दिया, लाइक ऐसी एज्यूम कर लेते हैं, उसका फॉर्मूला ना कुछ इस तरह से, C2H4, जैसे इसको इथीन कहते हैं, इथीन कहते हैं, इथाइलिन कहते हैं, ये ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स हैं। और आपको शायद पता हो, कभी खैर ये बात बाद में करते हैं। तो पूछेगा इसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड गिन के दिखाओ, किसी ने सवाल पूछे। एक मैं करके दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट आपसे करवाइए। अब पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूंगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, संरचना जो हम शुरू से सीख रहे हैं, ये शुरू से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी का पार्ट है ये। देखो वेल नोन है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, जो इसका स्ट्रक्चर है ना, वो कुछ इस तरह से है। सब ध्यान देना। देखो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये C2H4 का स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस। देखो ये इसका स्ट्रक्चर है, हर एक का ऑक्टेट पूरा है, आप देख सकते हैं, आप खुद ही बनाएंगे नो डाउट। अब देखो ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, डबल में एक सिग्मा एक पाई। अब आप गिन सकते हो, सही बात है, 5 सिग्मा और एक पाई। आया सबको समझ? इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये क्लियर हो गया, दोस्तों नोट कर लो। आप मुझे बताओ बेंजीन में कितने सिग्मा कितने पाई है, पहले इसको लिख लीजिएगा, फिर मुझे बेंजीन के सिग्मा पाई बॉन्ड निकाल के दिखाए।
इसको पहले ही कॉपी करना देने फटाफट और करके दिखाओ। देखो ये तो अप्लाइड पार्ट है, ये तो कंपटीशन आना है। बेंजीन में कितने सिग्मा कितने पाई? चलिए कोई बात नहीं, 6 सिग्मा 3 पाई बच्चे का आंसर आया। बाकी लोग भी करके देखिए फास्ट, जल्दी से, क्विक। एक बच्चे का आंसर आ रहा है 6 सिग्मा 1 पाई, 6 सिग्मा 3 पाई। यस सर। जल्दी कीजिएगा, 6 सिग्मा 3 पाई बच्चे ने बोला है। बाकी लोग भी करके देखें कितने सिग्मा कितने पाई आते हैं। सबका आंसर यही आ रहा 6 सिग्मा 3 पाई सर। है। जिसका आंसर इसके अलावा आ रहा हो बोले। 12 सिग्मा 3 पाई हो सकता है। जो 6 सिग्मा 3 पाई कह रहे हैं वो चेक भी कर लें एक बार, क्योंकि 12 सिग्मा एक बच्चे ने बोला। आप भी चेक कर लीजिए, 6 सिग्मा तो नहीं आ रहे। जल्दी जल्दी, जो करना अपने आप करिए, बात ना करिए किसी से। सिग्मा पाई कौन निकाले आपने? 12 सिग्मा 3 पाई हो सकता है। देखो अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए देखिए बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे है। जो बेंजीन की संरचना होती है वो इस तरह से होती है, हम सबको पता ही है। और हर कार्बन ने एक एक्सेल बॉन्ड बनाया। देखो ये इसकी सही मायने में संरचना है। इसको देख के साफ लग रहा है ये सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, डबल में एक सिग्मा एक पाई है। जी सर। 12 सिग्मा 3 पाई। इसको अगर कैलकुलेट कर दे नो डाउट यहाँ से 12 सिग्मा 3 पाई आए। ये सही आंसर है इसका, मेरा। ठीक है ना? ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो बड़ा डिफरेंट बनाते हैं स्ट्रक्चर ना। अब आप पता लगाना फिर। एक और केस आपको दे रहे हैं इस तरह का ही, ढूंढिएगा ऐसे क्वेश्चन। कह रहा आपकी ड्यूटी है, आप कॉलम लेकर आओ। एक सिंपल केस एक और करते हैं, ये भी आता है। एक मोलिक्यूल लेते हैं C2Cl बोल्ड 4। इस बार हमने यहाँ पे साइनाइड ग्रुप लगा दिया। अब पता लगाओ इसमें कितने सिग्मा कितने पाई। ट्राई करिए इसको फटाफट। इसमें कितने सिग्मा कितने पाई? C2Cl होल 4, इसमें एक्स्ट्रा 2 होगी। सिग्मा बॉन्ड भी निकालने हैं, पाई बॉन्ड भी निकालने हैं, लोन पेयर्स भी निकालने। सिग्मा पाई बॉन्ड तो आपको गिनना ही है। एक टर्म होती है लोन पेयर्स, एक काफी युग्म। ये भी आपको पता लगाने हैं कितने हैं। जल्दी से कीजिए, बात नहीं बिल्कुल भी। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एज वेल एज लोन पेयर्स। C2Cl होल 4 ये हमारा कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला है। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर्स। काम करिए, बातें नहीं बिल्कुल भी। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर्स। वहां नहीं किसी की आई सकता है। और किसी का आंसर, कोई गर्ल्स साइड से कोई रिप्लाई? स्ट्रक्चर का रोल रहेगा, अगर आपने सही संरचना बनानी तो आप सिग्मा पाई गिन सकते हैं। सर तो आप सिग्मा में पाई। हो सकता है। जल्दी जल्दी, बात नहीं किसी को करनी। चलिए देखिए, अब देखिए आंसर टैली करते हैं। देखिए देखो इसका स्ट्रक्चर बनता है ना वो ऐसे बनता है। हर एक कार्बन से एक एक Cl लगा हुआ है, और साइनाइड ऐसे होता है। देखो Cn के अंदर खुद एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो Cn था ना, इकट्ठा लिखा गया था, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, हर एन के पास एक लोन पेयर होता है। देखो ये है इसका सही स्ट्रक्चर, ये है इसका सही स्ट्रक्चर। ये है C2Cl होल 4। अब किसी का इसमें कितने सिग्मा कितने पाई तो आराम से गिन सकते हैं। एक बच्चे ने सही बोला 9 सिग्मा 9 पाई और 4 यहाँ पे लोन पेयर्स। ठीक है, तो ये इसे करने का मेथड है। इसकी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लेकर आइए। चलिए फिनिश हुआ, सिग्मा पाई निकालना उम्मीद है मैं आ गया। चलो आगे चलते हैं। देखो इसकी ये कंप्लीट हो गया। अगला हमारा डिस्कशन होता है इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब हम नए ऑर्बिटल पढ़ने जा रहे हैं।
इन्हें कहते हैं संकृत कक्षक। वो करें हेडिंग, संकृत कक्षक भी कहते हैं। और टॉपिक का नाम है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हिंदी नेम होता है संकृत कक्षक। अब देखो सिखाते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, एक संकृत कक्षक क्या होता है। देखिए आपको उम्मीद है हाइब्रिड के बारे में पता होगा। हाइब्रिड एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है मिक्सिंग। देखो ध्यान देना, ये ऐसे कक्षक होते हैं जो मिक्सिंग से बनते हैं। देखो ध्यान देना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑर्बिटल्स, कक्षक ही है विच आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो परमाणुीय कक्षों के मिलने से बनते हैं। देखो ध्यान देना, जो परमाणुीय कक्षों के मिलने से बनते हैं। देखो बात नहीं करनी किसी एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग से। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कक्षक है sp3। sp3 देखो सुनो, sp3 का मतलब होता है इसमें एक गैस और 3p मिक्स हुए हुए। देखो sp3 एक कक्षक का नाम है, ध्यान देना। sp3 एक कक्षक, जैसे अभी तक आपने s पढ़ा है या p पढ़ा है या d पढ़ा है, अब तक तो आपने ये पढ़ा था। ये थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, परमाणुीय कक्षक। जो ये वाले कक्षक होते हैं इन्हें कहते हैं संकृत कक्षक, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये एक गैस और 3p के मिलने से बना हुआ है। अभी कोई कॉपी नहीं करेगा। जैसे हम कहते हैं sp2, sp, dsp2, आपने ऐसे कभी सुने होंगे। जो ये वर्ड्स है ना, ये क्या एक्चुअल में, ये सारे के सारे कक्षक हैं। और कैसे कक्षक हैं? सबके सब संकृत कक्षक हैं, सबके सब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जैसे हमने कहा sp3, तो एक गैस और 3p मिले हुए हैं। हमने कहा sp2, एक गैस और 2p मिले हुए हैं। जितने कक्षक वहां मिलेंगे उनका नाम आता रहेगा वहां पर, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ये होते हैं संकृत कक्षक, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इन्हीं का लेक्चर हमारा रहेगा। एक बात और इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा ना, these are the orbitals which are formed by mixing of atomic orbitals of, एक शर्त मैं रख रहा हूं, कंपेरेबल एनर्जी। क्या कहना पड़ेगा मुझे? कंपेरेबल। कंपेरेबल समझते हो? ज्यादा उनमें अंतर नहीं होना चाहिए। जो कक्षक मिलाए जा रहे हैं उनमें ज्यादा अंतर ना हो। ये वर्ड अभी आपको महसूस करवा देंगे, लोग किसी कॉपी का ना करें। जल्दी से किसी को लिखना, लिखने। आज हम एक नए कक्षक स्टडी कर रहे हैं, नए ऑर्बिटल स्टडी कर रहे हैं। उनका नाम होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और संकृत कक्षक। हिंदी नेम होता है संकृत कक्षक, ठीक है। वैसे हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एक नए प्रकार के ऑर्बिटल की बात करी जा रही है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखो इनका ना स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये ऑर्बिटल किस तरह से होते हैं। देखो ध्यान देना सब लोग, नोट कर लिए सब? देख लो कि पहली बात की ऑर्बिटल कैसे बने, मिक्सिंग से बने। देखो अब आपको ना ये ऑर्बिटल बना के दिखाते हैं, इनको पहचाने कैसे आप। चले बच्चे, देखो इस अब तक आपने ये पढ़ा है 11th 12th की नॉलेज। एस ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, स्फेरिकल, गोलाकार। पी ऐसे होता है डंबल, डी होता है डबल डंबल। आपने अब तक ये पढ़ा हो। ये जो ऑर्बिटल्स है ये सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब सुनो, देखो मैं आपको हाइब्रिड बना के दिखा। अब हमारे पास एक ऑर्बिटल ये, देखो इसकी क्या खास बात है, इसका एक लोब तो बहुत ही छोटा और एक लोब बहुत बड़ा है। जो ऐसा कक्षक होता है ना, वो होता है संकृत कक्षक। वो ऑर्बिटल होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो इसको ऐसे पहचानोगे आप, ये गारंटी से हाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्योंकि एक लोब बहुत बड़ा है। और ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किसी ने फिर मेरे को एक ऐसा ऑर्बिटल दे दिया, इसको भी मैं गारंटी से हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलने वाला। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल को आप पहचानोगे ऐसे। इसको आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका यह है कि इसका लोब छोटा, एक लोब छोटा और एक लोब बहुत बड़ा हुआ। देखो इसका मतलब समझना, आप थोड़ा सा क्लियर करना। एक लोब बड़ा होने का मतलब क्या हुआ? जैसे ये पी ऑर्बिटल, दोनों लोब बराबर है, इलेक्ट्रॉन यहां पे भी है, इलेक्ट्रॉन यहां पे भी। लेकिन पता है एक लोब बड़ा होने से क्या हुआ? सारे इलेक्ट्रॉन समझो एक ही तरफ चलेंगे। अब ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन यहां आ चुके हैं। देखो ध्यान देना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां बैठे हुए हैं। इसका पता क्या इफेक्ट होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मेक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। उनसे जो बॉन्ड बनता है ना,
बल बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनता है। देखो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा। ये इस टॉपिक की सबसे खास बात है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं ये। सच ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर डायरेक्शनल करेक्टर। सच ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर डायरेक्शनल करेक्टर। डायरेक्शनल का मतलब होता है इनमें दिशा ज्यादा होती है। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। अभी ये सेंटेंस अभी समझाते हैं। एक बार आप नोट करना, नोट करने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोनों की दोनों। एक सवाल बनता है ना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने की जरूरत क्या है, तो उसके पीछे ये जरूरत है। एक तो ऐसे ऑर्बिटल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और ऐसे ऑर्बिटल की एक सबसे खास बात है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव ग्रेटर डायरेक्शनल कैरेक्टर। आई सपोज समझ। देखो अभी इस सेंटेंस क्लियर करके दिखाते हैं आपको। देखो जरा ध्यान देना। देखो जैसे मान लो, देखो छोटा एग्जांपल है, ये प्रैक्टिकल कभी करके देखो आपने। आपके पास है तीन चार बैलून्स है, बैलून्स। ये अभी हमने कोई ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहे, सिंपल बैलून, एक गुब्बारे की बात कर रहा हूँ। इस तरह से हमने तीन चार गुब्बारे नहीं। ठीक है, आप चाहे घर पे इसे करके देख भी सकते हो। देखो आपको इसका भी एक छोटा पॉइंट सिखाते हैं। आप एक काम करिए, आपने इन दोनों को ना बांध दिया ऐसे ही। इन दोनों को ऐसे ही आपस में बांध दिया। इन दोनों को भी आपस में बांधा, फिर चारों को बांधा। देखो आप एक चीज महसूस करोगे। आप देखो जरा ध्यान देना, आप इसे घर पे जाके आज कर सकते हो। छोटा सा एक प्रैक्टिकल है ये। जब आप इन चारों को बांधोगे ना, देखो ध्यान देना, ये और बाइटल ना, मतलब बैलून्स कहना चाहिए मुझे, अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। देखो बात पे गौर करना। आप चाहे घर जाके इसको आज करके देख लो। एक ये हमारे पास बैलून है, दोबारा एक सिंपल, एक ये है, और एक ये, और एक ये। पहले आप दो को बांध लो, इन दोनों को बांध दिया, फिर इन दोनों को बांधा, फिर चारों को ही आपने लपेट दी। तो पता क्या हुआ, वो चारों अपने आप को इस तरह से बना लेंगे। और देखो अगर आप थोड़ा जानकारी रखते हैं, अगर पहले कभी आपने चैप्टर पढ़ा है थोड़ा बहुत, अरे एक सबसे खास बात क्या है, अगर आप इनको मिलाओगे ना, अगर आप इनको मिलाते हो ऐसे पॉइंट में, देखो ये एक खास शेप बन जाएगी। इसका नाम पता क्या होता है, टेट्राहेड्रल, जिसको हिंदी में कहते हैं चतुष्फलकीय। देखो यहाँ पे एक आकृति बन गई, और इस आकृति का नाम है टेट्राहेड्रल। इसका हिंदी नेम होता है चतुष्फलकीय। देखो हमने कुछ नहीं करा, ये नहीं कि अपने पास से कर रहे हैं, इन्होंने खुद अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लिया। यही क्वालिटी होती है हाइब्रिड और बैटल की। देखो आपने महसूस करा क्या, देखो एक पर्टिकुलर फिगर बन के आ गई, और इटसेल्फ अपने आप बन के आई, अपने आप ही फिगर बन के आ गई। इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। ये क्यों हुआ, ये इनके मिलने से हो, इनकी मिक्सिंग से हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी अगर मैं तीन कक्षक लेता, मान लो एक कक्षक ऐसे है, एक ऐसे है, और एक है, तीन गुब्बारे लेता, देखो पता है शेप कैसे बनती, फिर इनकी शेप ऐसे बन जाती है। ये अपने आप होता है। आप चाहे इन्हें घर जाके करके देख सकते हो। इस फिगर को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। ये त्रिभुजाकार बन जाती है। तो इन सबको ना वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। अब ये टॉपिक हमारा शुरू होने वाला है। लेकिन सबसे मेन चीज है, इससे एक बात क्लियर होती है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, उनमें डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा होता है, ज्यादा दिशा होती है ऐसे कैसे। देखो इनमें इतनी दिशा नहीं है, देखो अकेले अकेले बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे जुड़ने लगे, दिशा बनती चली गई। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। दे हैव ग्रेटर डायरेक्शनल कैरेक्टर। ये सेंटेंस को समझने की कोशिश की। बस अब इसके बाद हम नया टॉपिक कर रहे हैं, इसको तो लिखना भी नहीं पड़ेगा, तो समझाने के लिए था। अब शुरू करने जा रहे हैं, आर्टिकल है हाइब्रिडाइजेशन। इसको हिंदी में संकरण कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसका भी क्वेश्चन हर साल आता है कॉम्पिटिशन के अंदर। दैट इज टर्म्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। नोट कर लें, हिंदी में संकरण कहते हैं।
और देखो आपको हाइब्रिडाइजेशन की केमिस्ट्री सिखाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए बात नहीं करिए को बच्चे। देखो आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखाते हैं, क्या चीज होती है। देखो नेक्स्ट हेडिंग इज हाइब्रिडाइजेशन। इसका हिंदी नेम है संकरण। देखो संकरण किसे कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एग्जाम्पल समझते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए हमारे पास मिथेन है, यहाँ पे कार्बन केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल एटम है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, वायतम कोश है, और इसी को बॉन्ड बनाना है। सबको पता है इसी को ही बॉन्ड बनाना है। देखो इसका कंडीशन ये है। अब क्या होता है, देखिए आपको पता हो शायद, जैसे कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं मीथेन में, सबको पता है। लेकिन अभी 2 ही बन सकते हैं, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो कार्बन ना एक इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देते हैं। आपने कहीं पढ़ा होगा, इसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और जब वो आगे गया तो उसका नाम हो जाता है एक्साइटेशन। मतलब कार्बन ने इससे अपने आप को इस तरह से कर लिया, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो गए, अनपेयर्ड हो गए। ये इस टाइम कार्बन की स्थिति है, ठीक है। आप जरा ध्यान देना, देखो अब कार्बन ये महसूस करता है। देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये कक्षक है वो तो स्फेरिकल है, गोलाकार। ये सबको पता है, ये डंबल होते हैं, अलग अलग एक्सिस पे होते हैं इस तरह से। देखो ध्यान देना, अब कार्बन को ये महसूस होता है कि मेरे चारों कक्षक है ना, ये अलग अलग शेप वाले हैं। बात तो सुनो, अलग अलग शेप वाले हैं, अलग अलग एनर्जी वाले हैं। भाई एस और पी की एनर्जी नहीं मैच करती, एस की शेप अलग है, पी की शेप अलग है। तो कार्बन क्या करता है, देखो सुनो एक बड़ी काम की बात, इन चारों को ना मिक्स कर देता है। मैंने कहा था ना मिक्सिंग, मिक्स कर देता है। और मिक्सिंग करने के बाद दोबारा से 4 नए कक्षक बनाता है, 4 नए ऑर्बिटल। ध्यान देना, अब किसी का नाम एस या पी नहीं है, सबका नाम क्या हो चुका, sp3, sp3, sp3 और sp3। ये आपको आया समझ, चारों को मिला दिया ना उसने। आप महसूस करो, जो कक्षक पहले परमाणुीय थे, अब वो कैसे बन गए, हाइब्रिड। अब वो क्या बन गए, संकृत कक्षक बन गए। हम इन्हें क्या कहेंगे, संकृत कक्षक, हाइब्रिड और बैटल बन गए। देखो आप, एक और इंटरेस्टिंग बात है, पता है चारों की शेप कैसे हो गई। अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया, चारों ने अपने आप को बांध के इस तरह से कर लिया। हाँ, इस तरह से कर लिया। और जो ये आकृति होती है, सबको पता है इसका नाम क्या होता है, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय कहते हैं इसको। अभी आपको बना के दिखा देंगे, ये चतुष्फलकीय किस प्रकार से समझा देंगे। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कार्बन ने अपने आप को इस तरह से बना लिया। आप महसूस करो, जो पहले कक्षक ऐसे थे, जो पहले ऐसे ऑर्बिटल थे, अब चारों के चारों ऐसे बन गए। तो जो ये स्टेप यहां से यहां हुआ ना, इसी का नाम है हाइब्रिडाइजेशन, इसी कहते हैं संकरण। अब क्या होता है इसके बाद, जब ये स्टेप आ गया ना, अब हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के एस कक्षक बॉन्ड बनाने आते हैं। वो वन बाय वन यहाँ के आके अतिव्यापन कर लेते हैं, और इस तरह से मिथेन बन जाती है। लेकिन सबसे मेन बात है, कार्बन ने अपने चारों कक्षक मिलाए थे। और आपको एक बात और ही बताओ, इसका नाम टेट्राहेड्रल तो है ही, चतुष्फलकीय तो है ही, इसका बॉन्ड एंगल इतना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। आपको एक बात पता हो सबको, ये एंगल इसका ही है। नोट कर लीजिए इस बात को, अभी ऐसे बहुत सारे केस आएंगे। तो अपने कक्षक उसने मिलाए, अपने ऑर्बिटल मिलाए, मिला के चारों को एक समान कर दिया, चारों की ऊर्जा बराबर, चारों की आकृति एक समान कर दी, चारों की शेप एक जैसी कर। इसी स्टेप का नाम है हाइब्रिडाइजेशन, इसी का नाम है संकरण, इसी का नाम है संकरण। काम करिए, को बातें ना करे बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं हम संकरण।
तो जो मीथेन के जो कार्बन के कक्षक पहले एस और पी थे, वो सब मिलके sp3 हो गए, सबका नाम sp3 रख दिया गया। इसी स्टेप को हम संकरण कहते हैं, इसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और अब नई शेप बन गई, उसका नाम है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। तो एक बात बड़ी काम की ये थी आपके लिए। ऐसे और भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। ठीक है, उम्मीद है सबने नोट कर लिया। एक केस नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आपको भी एक शॉर्टकट भी सिखाएंगे कि कंपटीशन में हम कैसे क्वेश्चंस करेंगे। मेरे बच्चे क्लियर हो गया? ठीक है, देखिए इसी तरह से एक मॉलिक्यूल लेते हैं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। देखो अब आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका संकरण निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पे बोरोन सेंट्रल एटम है, ये इसका विन्यास है 1s2 2s2 2p1। देखो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये इस तरह से होता है। देखो फिर वही बात, बोरोन को क्या करना है, 3 बॉन्ड बनाने हैं, 3 लैक्टोस अनपेयर्ड होना चाहिए, एक को से आगे भेजा। अब इसने अपने आप को इस तरह से बना दी, देखो बात नहीं करनी, इसने अपने आप को ऐसे बना दी। ये एस कक्षक है, ये पी है, ये पी है, एक को पी एक्स कह दो, एक को पी वाई कह दो, मर्जी है। एस की शेप सबको पता है, स्फेरिकल है, ये डंबल है, ये भी डंबल है। फिर वही बात, बोरोन को ये महसूस हुआ कि सबकी एनर्जी अलग अलग है, सबकी आकृति अलग अलग है, तो बोरोन ने सबको मिला दिया। देखो इन सबको मिला दिया, और मिलाने के बाद बोरोन ने 3 नए कक्षक बनाए। देखो एक इस तरह से, एक ऐसे और एक ऐसे। बताऊंगा अभी ये वाली आकृति क्यों बन जाती है, इस पर डिस्कशन करेंगे। इसको कहते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर जिसको हिंदी में त्रिभुजाकार कहते हैं, और प्लेनर का मतलब जानते हैं एक ही तल में है सब। देखो ध्यान दो, अगर आप इन सबको मिलाओगे ट्रायंगल बन रहा है साफ साफ। बोरोन ने खुद को ऐसे कर लिया। आप महसूस करो, जो कक्षक पहले ऐसे थे, वो कक्षक ऐसे कर दिए गए। इसी स्टेप का नाम है संकरण, इसी स्टेप को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। आप पता है इसके बाद क्या होता है, देखो बात पूरी नहीं हुई। इसके बाद ना, अब बारी आती है, आपको पता है बॉन्डिंग तो करनी है फ्लोरीन ने। अब फ्लोरीन का पी कक्षक आता है, एक बार पी कक्षक यहाँ आके अति व्यापन कर लेता है, एक बार यहाँ के अति व्यापन कर लेता है, और एक बार यहाँ के कर लेता है। बस बन गया बोरोन ट्राइक्लोराइड। तभी तो इसकी शेप ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। तो इसको इसको बनाने में ना सारा रोल किसका होता है, संकरण का होता है। ये भी आप नोट कर सकते हैं फटाफट, ये sp2 वाले केस में आता है, नोट करिएगा। ये sp2 वाले केस में आता है, ये sp2 वाले केस में आएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? ये sp2 वाले केस में आएगा। 120 डिग्री का आएगा बॉन्ड एंगल, क्योंकि ये आपको पता है यहाँ पे तीनों का सम 360 है, एंगल यहाँ पे 120 डिग्री का रहेगा। ठीक है, आया सबको समझ? ये sp2 वाला केस है। ठीक है बच्चे, देखो इसी तरह से एक मॉलिक्यूल बोले रहता है, द केस ऑफ, नोट कर लिया सबने, बेरिलियम हाइड्राइड। अब एक मॉलिक्यूल लेते हैं बेरिलियम हाइड्राइड। देखो बेरिलियम यहाँ पे सेंट्रल एटम है। देखो बेरिलियम की सिचुएशन ये आती है, लास्ट में आता है 2s2। देखो ध्यान देना, लास्ट में आता है 2s2। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी, देखो फिर वही बात, बॉन्ड तो बनाने हैं दो, और बॉन्ड बनाने की तो भी स्थिति है ही नहीं। तो बेरिलियम क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर कर देता है। अरे एक मिनट प्लीज।
देखिए बात ही नहीं, ये सिचुएशन है। अभी क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करेगा, और आगे ट्रांसफर करने के बाद सिचुएशन ये बन जाएगी इसकी। देखिए अब सुनिए इसके बाद क्या होगा, ये दोनों की मिक्सिंग होगी। ये ऐसा ये पी है, अलग अलग आकृति के हैं, सबको पता है अलग अलग एनर्जी वाले हैं। तो बेरिलियम इनको मिलाने के बाद दो नए कक्षक बनाएगा, लेकिन दोनों के नाम क्या रखेगा, एसपी एसपी। अब कोई ऐसा और कोई पी नहीं है, एसपी एसपी हो गया। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो एसपी की आकृति होती है वो लीनियर होती है। देखो इस तरह से होता है, देखो एसपी वाला इस तरह से। जो दोनों कक्षक थे ना, एक मिनट थोड़ा सा ठीक से कर दूंगा इसमें। देखो अब दोनों को इस तरह से बना दिया गया। ये जो दो कक्षक है लिख रहे हैं ना आपको, ये दोनों संकृत है, ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसका नाम भी एसपी है, इसका नाम भी एसपी। ये भी आ जाएगा समझ में, कैसे बना देता हूँ, इसका मैथ्स में आपको सिखा दूंगा। अभी तो मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा रहा हूं। अब इसके बाद हाइड्रोजन का एक्स कक्षक एक बार यहाँ पे ओवरलैपिंग करेगा, एक बार यहाँ पे करेगा। हम कहेंगे एसपी आ गया, संकरण एसपी आ गया। और ये शेप कैसी आ गई, ये शेप कैसी आ गई, लीनियर आ गई। एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। इसको भी नोट कर लो, एंगल यहाँ पे 180 डिग्री आ गया। ठीक है, थोड़ा बहुत थ्योरी सीख लिया। अब इसका शॉर्टकट सिखाएंगे कि आप कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है, देखो अभी तो थ्योरी थी अब जाने के लिए। हम आप एक शॉर्टकट सिखाते हैं जो हम कंपटीशन में अप्लाई करेंगे, और हमारे सारे क्वेश्चन उसी से होने हैं। अब इसके लिए पहले एक दो लाइन लिखो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कुछ लाइन लिखो जो बहुत काम की होंगी, जिससे हमारे शॉर्टकट्स बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। पहला पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिए इसके बाद, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। फिर यहाँ लिखिए, it is not necessary that it is not necessary that hybrid orbitals form bond. It is not necessary that hybrid orbitals form bonds. It is not necessary that hybrid orbitals form bond. ये दो लाइन बड़ी काम की है। देखो अब इसका मीनिंग समझना। देखो तो आपको इससे सिखाते हैं कैसे आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। चौक डस्टर लेके आइएगा फटाफट। देखो अब एक शॉर्टकट सिखाते हैं कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कॉम्पिटिशन में ना। अब एक मोलिक्यूल से स्टार्टिंग करिए, एक मोलिक्यूल नोट करिए, CH4 मीथेन। जरा मीथेन का संरचना बनाइए। हाँ, मीथेन की स्ट्रक्चर बनाइए फटाफट। मीथेन का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल होता है, 4 बॉन्ड है उसके पास। मुझे गिन के बताइए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर है। गिनिए, कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब ये हुआ कितने, 4। और लोन पेयर कितने, एक भी नहीं है इसके पास। ये क्लियर हो गया सबको। ये सबने स्ट्रक्चर बना लिया और पता लगा लिया कि 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एक भी नहीं है। देखो जब 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर होते हैं ना, तो पता संकरण क्या होता है, sp3। देखो सब बच्चे सुन लें, अब एक शॉर्टकट सिखा रहे हैं। हमारे सारे क्वेश्चन कंपटीशन के यहीं से होंगे। हम क्या करेंगे, पहली बार जो भी मोलिक्यूल हमें मिलेगा ना, हम सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, केंद्रीय परमाणु। हम केंद्रीय परमाणु के सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर गिन लेंगे। देखो एक मैथ समझ लो आप क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड पेयर
प्लस लोन पेयर, ये टोटल कर देंगे। देखो आप, अगर टोटल 4 आया, मान लेते हैं ये टोटल 4 आ गया, इनको जोड़ने के बाद 4 आ गया, तो 4 के लिए अंडरस्टूड है आपको जो संकरण कहना है ना, वो क्या कहना पड़ेगा, sp3। देखो 4 को बांट दो, एक एसओ 3 पी, 1+3 सबको पता है 4 होता है। 3 के लिए क्या कहेंगे आप, sp2। 2 के लिए क्या कहेंगे आप, sp। 5 के लिए क्या कहेंगे, sp3d। sp3d 6 के लिए क्या कहेंगे, sp3d2। और 7 के लिए क्या कहेंगे, sp3d3। देखो इस तरह से हम काम करेंगे, हमारे सारे क्वेश्चन कंपटीशन के ऐसे होंगे, लेकिन ध्यान रखना हमें गिनना क्या है, सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, पाई नहीं गिनने हैं, पाई बिल्कुल नहीं गिनने हैं, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाते। या छोटा एक सवाल, जैसे मैंने भी क्या मीथेन की बात की थी आपसे कि मीथेन का संकरण क्या है, अब मीथेन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, ओके, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो 4+0 सबको पता है 4 होता है, तो 4 के लिए क्या कहेंगे आप, sp3। इसका आंसर sp3 आ गया, अभी लिखना नहीं होगा। अमोनिया, अमोनिया की संरचना बनाते हैं, शुरू में मैंने आपको इसीलिए संरचना की प्रैक्टिस करवाई थी। देखो ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है, कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर है, 3। लोन पेयर कितने हैं? टोटल कितने हो गए, 4। 4 के लिए फिर से हाइब्रिडाइजेशन, कितना सिंपल। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर ऐसे है कि संरचना ऐसे है, बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर, 3। लोन पेयर एक भी नहीं, क्योंकि हम सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, बाकी की नहीं गिनने। 3 के लिए आंसर क्या आ गया, sp3। ऐसे करना हो। और छोड़िए, देखिए मान लीजिए हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया इस तरह से, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, देखो इसके पास 3 कार्बन है, हमें तीनों के संकरण निकालने हैं। बताओ उसके पास सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हैं, सिग्मा सिग्मा 2 नहीं है, 3 है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये पाई मत गिनना। लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो 3 के लिए आंसर sp3। इसका गिनो, 3 के लिए इसकी बात करते हैं तो 4 के लिए sp। ये सिंपल तरीका। अब आगे सारे क्वेश्चन हम कंपटीशन के ऐसे करेंगे, नोट कर लो इसको फटाफट। आपको जो सारा होमवर्क रहेगा वो इसी पैटर्न पे रहेगा, इस तरह से सवाल करना। अब वो पुराने मेथड से जो मैं कर रहा था ना, वो समझाने के लिए था बस, लेकिन एक्चुअल में ऐसे करना होगा। तो ये डिस्कशन हमारा आज के लिए इतना ही है, बस आज हमें हाइब्रिडाइजेशन की प्रैक्टिस करनी है, और जो आपको पीपीटी कराई उसको यूज करना, सिग्मा पाई बॉन्ड निकालने की प्रैक्टिस करनी है आप, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। बाकी कल आपसे यूजुअल मिलते हैं, बस आज के लिए इतना ही करना।